जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन और सुचारू ढंग से चल रही होगी। सुपर 30 टेस्ट सीरीज, 30 दिन, 30 मॉक टेस्ट और 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बीपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है। यानी कि 42 टॉपिक से 42 प्रश्न और 20 प्रश्न आने की संभावना करंट अफेयर्स और साइंस को लेकर के। ठीक है, टोटल 62 टू 65 क्वेश्चन सुपर 30 टेस्ट सीरीज से निश्चित रूप से आएगा, ये हमारा दावा है। और आप लोग एग्जाम में जब जाएंगे तो ये अनुभव होगा कि सुपर 30 मैंने ज्वाइन किया था, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज था। आज हम लोग सुपर 30 टेस्ट सीरीज का चौथा दिन, चौथा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, पेपर 2 जो कि जनरल स्टडी से संबंधित होगा। आज देखिए, पहले 1 से 10 प्रश्न ज्योग्राफी से होंगे, फिर इसी तरह सेक्शनल वाइज भी फुल मॉक टेस्ट में ला दिया गया ताकि सभी लोग की तैयारी पहले 5 मॉक टेस्ट में अच्छे से हो जाए। फिर अगला 10 टॉपिक जो करवाया जाएगा, 10 टेस्ट जो होगा, क्योंकि 15 टेस्ट पेपर 2 में रखा गया है। आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, सभी लोग जुड़ जाइए फटाक से, अपना अपना सिटी या नाम कमेंट कीजिए। लाइव आ गया है, लाइव शो हो रहा होगा आप लोग को, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वेट करता हूं आप लोग का। चलिए, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सेशन को लाइक कर लीजिए आप लोग, और जो नए जुड़े हो पहले बार सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ पाओगे। चलिए, सभी एस्पिरेंट जुड़ जाएंगे, 2 बज गया है। पहला प्रश्न स्टार्ट करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कौन सा ये से सही है यह है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, डिगबोई में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता नहीं। ये तांबा के लिए नहीं, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ये यहां नहीं आ रहा, किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है डिगबोई, असम का डिगबोई। ये गलत हो गया पहला। दूसरा, गोंडवाना स्तर में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। कहां पर? गोंडवाना स्तर में। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये सही दिया गया है, 250 से 300 मिलियन वर्ष पुराना है ये। तीसरा है, कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। जो भारत के अधिकांश कोयला भंडार है गोंडवाना शिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये गुजरात का कैम्बे बेसिन तेल जो है प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण सोर्स है। ओएनजीसी द्वारा खोजे गए प्रमुख जो भारतीय स्थल बेसिन में से एक माना जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3, ओनली 2 एंड 3। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार जैसे वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा खेती योग्य, शंकुधारी वन में, विकल्प डी। दूसरा का ये था ना, शंकुधारी वन में पाया जाता है। और आप लोग को यह बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है क्या होते हैं? ये वन जो होते हैं अमेजन कांगो बेसिन जो होता है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें चौड़े पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष जैसे कि महोगनी का पौधा हो गया, सागौन जिसको टीक का पौधा कहते हैं, या रबर का वृक्ष जो होता है वो पाया जाता है। और कांटेदार वन क्या होते हैं? कांटेदार वन शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, राजस्थान या अफ्रीका के साहेल इन वन में बबूल जैसा पौधा होता है जो कांटा होता है, इसमें जो शुष्क परिस्थिति के अनुरूप ये पाया जाता है। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन से अधिकतर प्रश्न आते हैं, तटीय परितंत्र है। और भारत में सुंदरबन और फ्लोरिडा में मैंग्रोव जो लवण सहिष्णु वृक्ष जैसे राइजोफेरा हो गया जिसको लाल मैंग्रोव कहते हैं, एविसिनिया हो गया जिसको काला मैंग्रोव कहा जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, राइजोफेरा, राइजोफेरा। राइजोफेरा जो है ये क्या होता है? लाल मैंग्रोव होता है। अगर पूछा जाए लाल मैंग्रोव तो राइजोफेरा, और अगर काला मैंग्रोव पूछ दिया जाए तो एविसिनिया। क्या होगा? एविसिनिया, इसको काला मैंग्रोव कहा जाता है। यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता है जिस पर एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती नहीं की गई हो? इस भूमि को क्या कहा जाता है? परती भूमि कहा जाता है, फैलो लैंड। क्या? फैलो लैंड कहा जाता है इसको। बंजर भूमि यानी कि बैरन लैंड। बैरन लैंड क्या होगा? चट्टानी या शुष्क परिस्थिति के कारण खेती के लिए उपयुक्त होता है। चारागाह भूमि पैस्चर लैंड, पैस्चर लैंड होता है जहां पर पशुधन चराने के लिए किया जाता है। अगला होता है खेती योग्य बंजर भूमि जो कि कल्टीवेटिव वेस्ट लैंड होता है। ऐसी भूमि जहां होता है जहां पर खेती की जा सकती है लेकिन जो 5 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ा होता है, इसको क्या कहा जाता है? कल्टीवेट वेस्ट लैंड कहा जाता है, खेती योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां भारत में तराई बेल्ट क्षेत्र में दक्षिण में पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहां से कूट की सहायता से सही उत्तर चुनने को कहा जा रहा है। कौन कौन सा होगा? जो गुम्फित जलमार्ग है, ठीक, गुम्फित जलमार्ग। अगला क्या है? बालू रोधिका, गोखुर झील, विसर्प, सारे हो जाएंगे 1 2 3 4 सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि भारत में तराई पट्टी के दक्षिण में भांगर और खादर, जो बांगर और खादर कहते हो, ये मैदान स्थित है, जो महान उत्तर भारतीय मैदान का हिस्सा है। और ये क्षेत्र जो है पुराने और नए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। समय के साथ नदी द्वारा आकार इसका बदलते रहता है। जो तराई के दक्षिण में पाए जाने वाले भू आकृतियां हैं वो कैसे हैं? या तो ब्राइडेड चैनल है, यानी जालीनुमा धाराएं हैं। जब नदियां कई छोटी धाराओं में विभाजित होती है तो उनके बीच अस्थायी बालू का टीका होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्राइडेड लैंड। ठीक है, ब्राइडेड लैंड कहा जाता है, यानी कि जालीनुमा धाराएं कहा जाता है, ब्राइडेड चैनल्स कहा जाता है, चैनल्स। फिर बालू पट्टिकाएं होती हैं, सैंड बार्स। क्या सैंड बार्स क्या होते हैं? कि नदी के भीतर या किनारे पर बालू के ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं सामान्यतः जलोढ़ मैदान में पाए जाते हैं। मान चलिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब इस नदी की धारा के प्रवाह में यहाँ पर बालू जैसा टीला बन जाता है, जिसको कहते हो ना कि नदी में बीच बन गया है, यहाँ पर मतलब बीच टाइप का बन जाता है, ऊंचा हो जाता है, यहाँ पर पानी नहीं रह पाता है, या फिर रहता है भी तो थोड़ा रहता है। एक होता है ऑक्सबो झील, ऑक्सबो झील, ऑक्सबो लेक्स। ये क्या होता है? जो अर्धचंद्राकार होता है, जो तब बनता है जब नदी एक घुमावदार धारा यानी मेंडर मुख्य धारा से कट जाती है। मान चलिए यहाँ नदी आती है और इधर से ये नदी इधर जाएगी, अगर जो मान चलिए तो क्या होगा? आधा चांद के जैसा यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर झील है, इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक्स। फिर आता है मेंडर्स, मेंडर्स जिसको मेंडर कहते हैं, नदी का बड़ा जो लूप वाला मोड़ होता है, जो परिपक्व नदी मैदान में विशेषता इसका पाया जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट होगा, जैसे विसर्पाकार होता है ना नदी, अब सडनली यहां से यहां नदी मुड़ गया, ठीक है, अब इधर बहने लगा, सडनली यहां पर जो राउंड हो गया, इसी को कहा जाता है मेंडर्स। बड़ा लूप होता है, बड़ा होल हो जाता है यहाँ पे, इसको मेंडर्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पूर्वी क्या होगा? 81.63 डिग्री ईस्ट में रायपुर, ठीक है, पहले तो बाबा रायपुर। फिर दूसरे स्थान पर क्या आएगा? रायपुर का क्या है? 81.63 डिग्री ईस्ट देशांतर। दूसरे स्थान पर आएगा चेन्नई, चेन्नई जो कि 80.27 डिग्री ईस्ट है। फिर तीसरे स्थान पर हैदराबाद जो तेलंगाना, बाद में ये 78.49 डिग्री ईस्ट। चौथे स्थान पर आएगा भोपाल मध्य प्रदेश, जो कि लगभग 77.41 डिग्री ईस्ट देशांतर पर मध्य पश्चिमी भारत में स्थित है। तो कौन सा होगा? रायपुर, चेन्नई, हैदराबाद और भोपाल। रायपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, कौन सा ऑप्शन है? पहला ही हो गया, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना, एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिया गया, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दी गई है। इसको मिलान करके सही उत्तर का यहाँ पर कूट की सहायता से चूज करना है। जो काकड़ा पहाड़ जो है कहाँ? गुजरात में, और इसकी पहली इकाई ने 6 मई 1993 को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था। काकड़ा पहाड़ कहाँ? गुजरात। फिर क्या है? कुडनकुलम तमिलनाडु, पहली इकाई 2013 में शुरू हुआ। ये गुजरात में हुआ था कब? 6 मई। डेट भी लिख देता हूं ताकि हो सके बन जाए प्रश्न। कुंडनकुलम में, ये तमिलनाडु में है और 2013 में शुरू हुआ था, तमिलनाडु 2013 में। नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश, 1991 में शुरू हुआ था, ये पता होगा नरोरा के बारे में आपको, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न ये। कैगा जो है, कैगा कर्नाटक है और इसने पहली इकाई 2000 में शुरू किया था, कर्नाटक 2000 में शुरू हुआ था। तो क्या आंसर निकल के आएगा इसका? 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। देखिए कूट में कौन सा होगा? 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए, कूट की सहायता से यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्या है? वे भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर खींचे गए वृत्त होते हैं। क्या है? ये सही है। भूमध्य रेखा सहित समानांतर रेखाओं की कुल संख्या 189 है। सही है? बताओ आप लोग। 90 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश
1 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ होता है। कुल मिलाकर 180 अक्षांश, ठीक है। अगर एक भूमध्य रेखा को मान लिया जाए कितना होगा, 179 होगा, ठीक है। तो ये कथन सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। यह पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेसिन है जहां पानी केंद्र की ओर बहता है। समय के साथ किनारों में तलछट बीच में जम जाती है जिससे लगभग समतल मैदान बन जाता है। यह गद्यांश किस प्रकार की भू आकृतियों का वर्णन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये प्लाया का क्षेत्र होता है। क्या होता है, प्लाया क्षेत्र। और उथली झीलों प्लाया कहलाती है। जो उथली झीलें होती है, उथले झील को भी प्लाया का क्षेत्र कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां वाष्पीकरण के पानी जो होते हैं केवल थोड़े समय के लिए रहता है और प्लाय में अक्सर भारी नमक जमा होता है और यह नमक से ढक जाता है, तो इसको क्षारीय समतल या अल्कैली फ्लैट्स कहते हैं। क्या, अल्कैली फ्लैट्स कहा जाता है इसको। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्षीय पिंड अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा वाला है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है, जो गैस के विशाल ग्रहों की संरचना के समान है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, ओर्ट क्लाउड धूमकेतु। ठीक है, ओर्ट क्लाउड कोमेट। ये बादल से आने वाले धूमकेतु की कक्षाएं जो होती है अत्यधिक विलक्षणिक होती है, यानी इसोल्टिक होती है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ बर्फ होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के साथ इसमें क्या होता है, आइस होता है, जो दानव ग्रह जैसे होता है। जैसे धूमकेतु हेलोबोप हो गया, कॉमेट हेलोबोप, इसका एग्जांपल ले लीजिए, कॉमेट हेल बोप, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है या है। इसका पहले देखिए स्टेटमेंट कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहला है, ये गर्म शुष्क और स्थिर होते हैं। गलत, क्योंकि समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान जो होगा गर्म आर्द्र और स्थिर होगा। गर्म आर्द्र होगा ये, ना कि शुष्क होगा। पहला तो टाटा बाय बाय गलत हो गया। दूसरा है, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है ये सही दिया गया है। जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी हो गई, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट सही था, तो केवल 2 विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उसे पहली बार अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसने बनाया, ये था कौन, उदयन। ठीक है, अजात शत्रु का पुत्र था, राजगिर से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया था। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने किया था, मुगल शासक था। आप लोग कमेंट करना, सॉरी, दिल्ली से दौलताबाद जो किया था, दौलताबाद, ये दिल्ली सल्तनत का शासन काल किसका था, वो कमेंट कीजिएगा। कौन शासक था वो कमेंट करना आपको। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था जिसने अंतरजातीय विवाह और वर्ण संकर का विरोध किया तथा स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक था, ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे ये, और पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के संरक्षण और पुनर्स्थापन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को पश्चिम से पूर्वी की ओर व्यवस्थित कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए इसको व्यवस्थित कीजिए फटाक से। धौलावीरा जो स्थल कच्छ के महान रण के एक द्वीप खादिर बेट पर है, जो भारत के पश्चिमी प्रमुख सिंधु घाटी का एक स्थल है। तो पहला हो जाएगा धौलावीरा, 1 नंबर इसको कीजिए। दूसरे स्थान पर आएगा सुरकोटदा, गुजरात में है, आप सभी को पता है, धौलावीरा के पूर्व में। ठीक है, तीसरे स्थान पर आएगा वनवाली या बनावली, हरियाणा, भारत के फतेहाबाद जिला में घग्गर हकरा नदी प्रणाली के पास स्थित है बनावली। और उसके बाद है राखीगढ़ी, चौथे स्थान पर आ जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, तो क्या होगा, 2, 1, 3 और 4। ठीक, करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा बताओ आप लोग, 2, 1, 3 और 4, विकल्प ए। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और धर्म के हिस्से के रूप में अहिंसा को सबसे स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, शिलालेख का 12वां शिलालेख। ठीक है, शिलालेख 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाण संस्कृति को गिलुंड जैसे स्थलों पर पाई गई काली लाल मृदा भांड और तांबे के उपकरण के लिए जाना जाता है। ऐसी संस्कृति को कहा जाता है विकल्प सी, आहर बनास संस्कृति। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। एक हिस्ट्री का वीडियो डाला गया है, लगभग 1 घंटे का है, उस वीडियो को जाकर के देखिए इस चैनल पर। जो सुपर 30 वाले हैं उनको ग्रुप में भी भेज दिया गया ये वीडियो,
आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, पूछा जा रहा है। नहीं को नोट आउट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। फिर क्या होगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये नहीं लिखा गया है। और जो 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है, इनके द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से 3 प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। कौन कौन सा, एक तो रत्नावली हो गया, दूसरा नागानंद हो गया, ठीक, और तीसरा प्रियदर्शिका हो गया। क्लियर है। साहित्य लहरी किसका रचना है, कमेंट करो आप लोग। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देखिए, कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित हम्पी को इस राज्य का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बिल्कुल सही है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी राजधानी हम्पी को अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। वे एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। वह मत जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम सत्य के रूप में है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा शंकराचार्य का। इनका शंकराचार्य का। आत्मा और परमात्मा एक ही है, और आत्मा और यह परम सत्य है आत्मा। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों स्टेटमेंट है, यहां पर कूट की सहायता से सही आंसर चूज करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। सही है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बैरम खान 18 जनवरी 1501 से लेकर के 1561 तक सामान्यतः बैरम खान से जाना जाता था, और एक प्रतिष्ठित सैन्य नेता था। बाद में मुगल सेना के प्रमुख सेनापति यानी कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुआ था, और खाने खाना की उपाधि उसको अकबर ने दिया था। ठीक है, और खाने खाना का मतलब होता है राजाओं का राजा। दूसरा कथन क्या दिया गया है, बैरम खान को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्ति के समय खाने खाना की उपाधि दी गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। दोनों के दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े। किसके शासनकाल में सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम और जमीन बोझ को दरबारी रीति रिवाज के रूप में अपनाया गया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के लिए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कौन कौन से होंगे। पुर्तगाली जो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, ठीक है, कब पहुंचा, 1498 में कालीकट पहुंचा, पुर्तगाली था। फ्रांसीसी कब पहुंचा था, तो फ्रांसीसी पहुंचा था 1664 में, सूरत में पहला स्थापना हुआ था इसका। 1664 में पहुंचा था, और 1668 में सूरत में अपना कारखाना डाला। अंग्रेज कब आया, आप सभी को पता है 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1613 में क्या हुआ, सूरत में इसने भी अपनी कंपनी डाल दी। अब आता है डच की बारी। डच कब आया था, 1602 ईस्वी में आया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था 1602 में स्थापना हुई, और 1605 में अपने बिजनेस को बढ़ाकर मछलीपट्टनम में पहला कारखाना डाला था। तो सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। राइट आंसर होगा 1, 4, 3 और 2, विकल्प बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वेरी इजी। कार्टेज सिस्टम नाम से जाना जाता है, और अल्मेडा द्वारा लागू की गई रणनीति थी, और भारत में पुर्तगाल के पहले वायसराय थे ये। कौन, अल्मेडा। निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए। ये था शाह आलम द्वितीय। किसने, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था। 1765 में यह प्रदान किया था। कब, 1765 में। उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के परिवार में हुआ था, और उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने 2 प्रमुख रचनाएं, तृतीय रत्न शोध कन्यांचा आशुड़ की भी रचना की। यह कथन गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी, ज्योतिबा फुले का। इनका जन्म कब हुआ था, 1828 में। एक माली समुदाय में जन्म हुआ था, और सशक्त गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया, और 1848 ईस्वी में इन्होंने पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था, जिसमें महिलाओं की शिक्षा की दशा में पहली पहल थी,
और उन्होंने सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए तृतीय रत्न, शोध कन्याचा सूड, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी की भी रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है, ये पूछा जाए तो ज्योतिबा फुले इसका करेक्ट आंसर होगा, गुलामगिरी के रचनाकार। तहजीब उल अखलाक पत्रिका किसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी? इसके माध्यम से किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, वह भारत के चौथे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा उस समय कर दी गई जब वे दौरे पर थे। उनके कार्यकाल में ही ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना की गई। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस वायसराय का वर्णन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत का वायसराय रहा और 8 फरवरी 1872 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आधिकारिक दौरे पर यह आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? बताओ फटाफट, आप लोग बताते चलिए। पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा किया गया था। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलंग के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में होता शिशिर कुमार घोष और राष्ट्रवादी भावना के नेताओं द्वारा प्रोत्साहित करके ये शुरुआत की गई थी इंडियन लीग की। तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 70, 75, 85, 1, 3 और 2, 1, 3, 2 विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फराजी आंदोलन की स्थापना की? ये फराजी आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, यह फराइजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हाजी सरायतुल्लाह द्वारा किया गया था और इस्लामी दायित्व का सख्त पालन करने को बढ़ावा देना और दमनकारी जमींदार ब्रिटिश नीति के खिलाफ यह किसानों की शिकायत दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह टीटू मीर के नेतृत्व में ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशक्त कृषक विद्रोह था? 5 स्टार लगाइए इसको सबसे पहले। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बीपीएससी कोई ब्रह्मांड से मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं लाएगा। जितने भी आयोग में क्वेश्चन पूछे गए वही सब क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, नरकल बेड़िया विद्रोह। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा और यह विद्रोह 1831 ईस्वी में बंगाल के बरसात के पास स्थित जो नंकड़वेलिया गांव था यहां पर हुआ था और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स ना आपको नोट करना है, नोट करते जाइए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो नोट करते जाओ आप लोग। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य के चुनने के लिए आधार बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। कितने? 10 लाख। विकल्प सी सही जवाब है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था यह हुआ था 1937-38 के प्रांतीय विधानसभा में चुनाव में जीते प्रतिनिधियों में से ही प्रति 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। सारे फैक्ट्स जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जिनको जिनको जो फैक्ट नहीं आता होगा वो नोट कर लेना आप, ताकि एग्जाम में एक प्रश्न बन जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं, आपको यहां तक कि फायदा होने वाला है। चलिए, पहला सूची दिया गया, दूसरा सूची संबंधित देश है, पहला भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया तत्व है, इसको मिलान करना है। उसके बाद कूट की सहायता से इसका करेक्ट आंसर भी चूज करना है। पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? कहां से? एक गाना है ना, जूता है जापानी, जापान से। विधि की सम्यक प्रक्रिया कहां से? जो न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया है सक्रियता, अमेरिका से लिया गया है, तो राइट आंसर होगा तीसरा। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रसिया से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है कहां से? अफ्रीका से। क्या हो गया? 2 3 4 1, 2 3 4 1, सीधा सीधी हो गया ये 2 3 4 1। चलिए बढ़िए, कूट की तरफ देखिए, 2 3 4 और 1 कहां है? 2 3 4 और 1 भैया, 2 3 4 1 कहां गया तुम? कहीं नहीं दिख रहा है ना। 2 3 4 और 1 बना लो भैया, कूट में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 36वां, विकल्प डी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है।
सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, सही है। समीक्षा से मुक्त नहीं, ये भी सही है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया, ये गलत लग रहा है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि 1976 के 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निश्चित हिस्से तक सीमित करने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या कौन सा कथन सही होगा? वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी, सही है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख, ये भी सही है। सरकार का प्रमुख भी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? और अगला भी है ना, नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य भी नहीं भी हो सकता, ये भी सही है। ये तो मुख्यमंत्री के पक्ष में भी होता है। सारे स्टेटमेंट सही होगी, उपरोक्त सभी विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 जो है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य ना रहे, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे बिहार वालों को पता है, मैंने एक टेस्ट में और भी बोला था, अभी हाल फिलहाल में मंत्री बने पंचायती राज विभाग के, आप सभी को नाम पता होगा, ज्यादा नाम लूंगा मामला सोशल मीडिया का है, फंस जाऊंगा मैं भी। तो इस तरह के मंत्री बनते रहते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में इसका प्रावधान है, और कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार के कार्य के अधिक सुव्यवस्थित संचालन के लिए मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन को नियमित करेगा, नियम बनाएगा। उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने, कौन कौन थे इसमें? तो सारे के सारे तो दिख रहे प्रधानमंत्री, लेकिन इनको क्रम में सजाना है, ये करना होगा, क्रम में सजाना होगा इसको। सबसे पहला क्या है? चौधरी चरण सिंह के बारे में, उत्तर प्रदेश के ये सीएम रह चुके थे, 1979 में प्रधानमंत्री बने, 1979 में। अगला आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कब प्रधानमंत्री बने थे? आप लोग बताना, कब बने थे? वाजपेयी जी के बारे में बताइए आप लोग। ये 99 में प्रधानमंत्री थे, और ये मुख्यमंत्री नहीं थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो ये मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे। फिर आता बीपी सिंह। बीपी सिंह 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और 1989-90 में भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर के 1996 तक प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान में मोदी जी के बारे में पता है आपको, 2001 से लेकर के 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2014 से गद्दी संभाले हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ना छोड़ेंगे। तो क्या होगा? ए, सी, डी और ई, विकल्प सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही जवाब होगा 3 वर्ष। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन कौन सा सही होगा ये बताना है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे? नहीं, क्योंकि भारत का जो संविधान है भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यह भी स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 सही होगा, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया? करेक्ट आंसर होगा एन.ए. पालकीवाला था, पालकीवाला कमेटी भी बना था। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये दुर्गा ठाकुर दास भागवत, लिख देता हूं यहाँ पर नाम, ठाकुर दास भागवत, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना को। अब आएगा इकोनॉमी का क्वेश्चन 41 से 50 तक। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विशेष रूप से कृषि मजदूरों सीपीआई-एएल के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई अंक संकलित करने के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है? एमआरटीपी अधिनियम, एमआरटीपी अधिनियम ये कब आया था बताओ आप लोग? एमआरटीपी अधिनियम
1969 में आया था। अगला है उद्योग विकास विनिमय विनिमय अधिनियम, ठीक है, ये 1951 में आया था। फेरा 1973 में आया, कब, 73 में आया। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। अब देख लो आप, कालानुक्रम सही है, जो सबसे पहले होगा। सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, 48 वाला दिख रहा है, 48 वाला दिख रहा है, यानी कि चौथा, 4 से शुरू होगा। आंसर इसका क्या होगा, देखिए 4 से नहीं शुरू हो रहा, 4 से इसमें भी शुरू नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, 4, उसके बाद कौन सा होगा, फिर 48 के बाद 51, फिर 69, फिर 73, 4 2 1 और 3, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साधन कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा अल्पकालिक निधि जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जा सकता है या किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, वाणिज्यिक पत्र, ठीक है। प्रोमिसरी नोट जो होता है, वचन पत्र होता है, वह कंपनियां जारी करती हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है अच्छी होती है, ताकि वे अपनी अल्पकालिक वित्तीय व्यवस्थाओं को पूरा कर सके। और आमतौर पर इसके अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू से कम मूल्य पर बेचा जाता है और खरीदार जो होता है मैच्योरिटी पर पूरा मूल्य प्राप्त कर सकता है। और अंकित मूल्य और प्राप्त मूल्य के बीच का अंतर ही क्या होता है, ये ब्याज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथियों माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, वॉइस में कुछ कट के जा रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बिहार में। कहां पर, बिहार में। जिन्होंने सुपर 30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जाइए ज्वाइन कीजिए। बीपीएससी एग्जाम में 42 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कवर कराया जाएगा। और 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ 30 टेस्ट, जिसमें 5 पेपर 1 के, 15 पेपर 2 के और पेपर 3 के 10 टेस्ट करवाए जाएंगे। 1 साल का करंट अफेयर्स और रिजल्ट की गारंटी अगर आप 12 से 14 घंटा अपना स्टडी करते हो। ऑफर चल रहा है 199 का, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा 8676934039, और इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए सुपर 30 टेस्ट सीरीज को। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, फिर कौन सा सही पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट पहले देखिए कौन सा सही होगा, बाद में देख लेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। सही है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। यह स्टेटमेंट दूसरा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है, बताओ आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही दिया गया और इसके अंतर्गत 10 लाख तक के ऋण पर 6.75% की रियासती ब्याज दर और 2 लाख तक की कैशलेस मुफ्त सब्सिडी मिलेगी और 15 दिनों की सुलभ हस्तांतरण प्रक्रिया इसमें शामिल किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में सुधार की सिफारिश करने और इसकी परिभाषाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, एंजल वक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी के साथ वृद्धि हो रही है, उसे सबसे अच्छे तरीके से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। उसको क्या कहा जाएगा, ऐसी गतिविधि को कहा जाता है क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या स्टैगफ्लेशन कहा जाता है? ये क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका इसको आय असमानता को जो मापा जाता है, इसको लॉरेंज वक्र के तहत मापा जाता है, ना कि एंजल वक्र। लॉरेंज वक्र एक रेखीय निष्पादन विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग जनसंख्या के भीतर आय असमानता को मापने के लिए होता है, ठीक है। ये आय असमानता था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ध्यान रखना आप सभी को, क्लियर है। और अगर ये फिलिप्स वक्र पूछा जाए तो इसके तहत जो है विशिष्ट रूप से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के अंतर को दर्शाया जाता है। और ये कुजनेट वक्र जो है, इसके साथ आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। और एंजल वक्र के तहत क्या किया जाता है, एंजल वक्र बताओ आप लोग, कमेंट करो। एंजल वक्र के तहत क्या होता है, किस चीज को मापा जाता है? आगे बढ़े, चलिए प्रश्न तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होगा? इसका परसेंटेज कितना होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी कितना, 47%, 47%। अगला प्रश्न है,
कृषि और खनन जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रेड कॉलर वर्कर। साथियों माइक सही नहीं चल रहा है, टीम की तरफ से जानकारी मिल रहा है, सही नहीं है। आप लोग को पता नहीं आवाज जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, आप लोग फटाफट कमेंट कर देना, वॉइस क्लियर है, यस नो कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए जो भी हो आगे देखते हैं। किस संगठन द्वारा विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। पंचायतों और वार्डों में विकसित विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित कहेगी इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा 50%, सीधे 50% महिलाओं का, 50% में पुरुष। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई गांव में हुआ था। यह स्टेटमेंट सही है। 1906 में बिहार छात्र आंदोलन की स्थापना की, यह भी स्टेटमेंट यहां पर सही दिया गया है। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये भी सही है। ठीक। इन्होंने मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की ना बाबा, फरीद जकारिया के द्वारा किया गया था। ये फरीद जकारिया, इनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 और 3 सही था, केवल 1, 2 और 3 विकल्प भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ना मिलता जुलता है, हु डिवाइडेड इंडिया, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड की रचना की थी, ये ध्यान रखना आपको। इंडिया डिवाइडेड की रचना जो है किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था ये रचना, इंडिया डिवाइडेड, ये ध्यान रखना आपको। इंडिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये फरीद जकारिया की रचना है, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की रचना है। बिहार में स्थित सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, मजहर उल हक। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, सही है। दूसरा है जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा बाबा? 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यह हो जाएगा जट जटिन, इस पर एक मूवी भी आई थी। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पूर्णिया में। कहां पर? पूर्णिया में। 105 करोड़ रुपए की लागत थी। 2022 को 30 अप्रैल 2022 को फिर से एक बार नीतीश कुमार ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसने हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, बक्सर में है। कहां पर? बक्सर में है। बिहार का एक जिला है बक्सर। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA ने बिहार में आपदाओं की निगरानी के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो को फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग कमेंट करना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बिहार के कला संस्कृति युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है मोतीलाल प्रसाद, विकल्प सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जब तांबा हवा में मौजूद नर्म कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा ये इसका संक्षारण का उदाहरण यानी कोरोजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? यह पादप जगत का उभयचर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोगाम्ड कोशिका मृत्यु की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प डी, एपोप्टोसिस। अभिकर्धन यानी एसर्शन, कोलाइड को परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। रीजन दिया गया, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था विलय जैसे घटक होते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित रहता है। इसका जवाब देना आपको क्या होगा?
तो असर्शन रीजन दोनों सही लग रहा है और रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण भी लग रहा है। पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह 4 कथन दिए गए, 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, कहां है कूट, किधर गया? सारे स्टेटमेंट सही दिए गए, विकल्प डी। क्लियर है? मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, पृथक्करण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा विकल्प बी, निकल। साथियों, आपको दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का 250-250 प्रश्न का एक सीरीज दिया गया था 1000 प्रश्न का, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से बन पा रहा होगा। एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक तत्वों की संयोजकता के द्वारा। जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और जब उन्होंने यह खोज की तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, रॉबर्ट हुक, और माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने पाया था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, एमाइलेज। साइंस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा 20 प्रश्न टारगेट कर लीजिए, यहीं से आपको सिलेक्शन होना है। यहां पर आप अगर फिसल गए मतलब फिसल गए, और सारे सब्जेक्ट्स हर एक स्टूडेंट का रहता है, बढ़िया रहता नहीं, बहुत ही बेहतरीन रहता है। लोग फंसते हैं करंट अफेयर्स वाले मामले में, जो कि कनेक्ट किया जाता है हर एक सब्जेक्ट से। जैसे करंट अफेयर्स को पॉलिटी से कैसे कनेक्ट करे, करंट अफेयर्स जो कि साइंस से कैसे कनेक्ट होगा, और अब तो प्रचलन ऐसा है कि इन्वायरमेंट से कनेक्ट किया जा रहा है क्वेश्चन को। जिस तरह के प्रश्न अभी देख रहे होंगे आप लोग, ये सब इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, यहीं पर बच्चे फिसल जाते हैं। ये 20 प्रश्न और जो सुपर 30 का 42 टॉपिक है, इसको 10 तारीख से 12 तारीख के बीच आपको भेजा जाएगा। ये 42 टॉपिक का सारा टॉपिक, और कुछ हिंदी के भेजे गए हैं जो कि आपको नॉर्मल बेसिक्स रेडी करने के लिए, वो आप लोग कंप्लीट कर लो फटाक से 10 के अंदर। पीएच स्केल की खोज किसने की? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी, सोरेन पीटर लॉरेंस सोरेंस ने। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग की। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए, 4-5 स्टेटमेंट दिया गया, किसकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं गुण के आधार पर? तो यहां पर देखिए किसकी किसकी होगी। ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयरनीकरण ऊर्जा, ये साफ साफ दिख रहा है अधातु। आयनीकरण आया जैसे अधातु हो जाएगा, विकल्प डी। मारिए एकदम आंख बंद करके, भंगुर भी होगा, निम्न स्तरीय विद्युत चालकता भी होगा, निम्न स्तरीय तापीय चालकता भी होगा, यह धातु का गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित होगा बताओ आप लोग। डेंगू जो होता है एडिज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसके काटने से फाइलेरिया फैलता है, हाथी पांव। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसके, चिकनगुनिया सैंड फ्लाई से होता है। अब देखिए कूट पे चलते हैं। ये जो होता है चिकनगुनिया सैंड फ्लाई के काटने से नहीं होता, ये भी एडिज मच्छर के काटने से ही होता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछा जा रहा था ना, यहाँ पर कूट की तरफ बढ़ना ही नहीं है। तो ये सही था, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर, सिर्फ यही ना सामने सामने था, मिलान हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर 4 विलयन दिए गए, इसका क्या कहा है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव इफेक्ट कौन सा दर्शाएगा? टिंडल प्रभाव मतलब किसी कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग को कहते हैं, जो किसी बहुत बारीक विलयन में यह होता है। यह प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब प्रकाश की पतली किरण किसी छोटे छेद कमरे में प्रवेश करती है और हवा में धूल कण जो होते हैं, धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। और घने जो जंगल होते हैं, इसकी छतरी जो कैनपॉय होते हैं, इससे होकर सूर्य का प्रकाश आने पर यह प्रभाव अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया ना, दूध और स्टार्च के विलयन में, जो दूध के वसा के कण है और स्टार्च कण, इनमें सबसे बड़े होते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकता है। जबकि सच्चे विलयन जैसे नमक या कॉपर सल्फेट को माना जाए तो कण इतने छोटे होते हैं कि परिक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प सी, 2 और 4, दूध और स्टार्च, विकल्प सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और परमाणु के 3 उप परमाणु कण है कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा ऋणात्मक। प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन धनात्मक।
और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं, आवेशहीन होता है ये। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों को विभाजित हो जाता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे गलत है? गलत पूछा जा रहा है, कूट का सही उत्तर चयन करने कहा जा रहा है, इसका यूज कीजिए कूट का। पहला देखिए, सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट है या रॉन्ग है बताओ? तो ये सही दिया गया है। गलत पूछा जा रहा है कौन सा होगा। दूसरा है, सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित, बिल्कुल सही है। किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष स्थिर रहता है, टाटा बाय बाय, इसको गलत कीजिए, क्योंकि इसका प्रतिरोध तापमान के साथ स्थिर नहीं रहता है। अधिकांश सुचालक, जैसे कि तांबा ले लीजिए, इसको तांबा ले लीजिए, तांबा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, प्रतिरोध जो है इसका बढ़ जाएगा, और बढ़े हुए जालक कंपन जो लैटिस वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा डालता है, और प्रत्येक प्रतिरोध के ताप गुणांक जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसके द्वारा इसको समझा जा सकता है। ये गलत हो गया। तांबा एक सुचालक है, बिल्कुल सही है, तांबा एक प्रसिद्ध सुचालक है। इसका देखते हो आप बिजली का तार यूज करते हो, तांबा का ही तार यूज करते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होता है? गलत पूछा जा रहा था, केवल 3, जो तीसरा स्टेटमेंट था ये गलत था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, गैलीलियो गैलीली। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स मिशन में SDX-01 SDX-02 उपग्रहों के पदनामों को सही रूपों में दर्शाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, चेजर और टारगेट। ठीक है, चेजर और टारगेट इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है वेव्स। INS सुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, रूस के कैलिनग्राद में यंत्रित शिपयार्ड में। 850 प्रश्न का करंट अफेयर्स करवाया गया था, 2 घंटे 51 मिनट, लगभग 3 घंटे का वीडियो है, आप लोग जाकर के देख लो। सुपर 30 वालों, आपको ग्रुप में सेंड किया गया था, बताया गया था ये वाला वीडियो, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो भी भेजा गया होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी सही जवाब हो गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, ट्रैकोमा से निपटने के लिए। वेतल टेकरी कहां स्थित है? जहां मिथाइल कोलोलोकस ओराई नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कांगो में प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? विकल्प बी, एमपॉक्स। सिवेलूच ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, रसिया में। बिहार की गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत किसान समूहों को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? सही जवाब इसका है विकल्प सी, 90.68 लाख। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2 कथन, तीसरा कथन कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद इसका देखेंगे। पहला है कि यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, सही है। दूसरा है, इसे IUCN की लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट में संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया। नहीं, ये जो है 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत है। दूसरा कथन यहां पर गलत दिया गया है। ठीक, अगला देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में इसमें है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में शामिल है, गलत हो गया। प्रोजेक्ट GIB की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2011 में की थी, यह सही दिया गया है।
2013 में की थी। तो पहला और तीसरा सही हुआ ना, पहला और तीसरा स्टेटमेंट, विकल्प सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2024 के अनुसार किस देश में तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, भारत में। और विश्व भर में लगभग 1.1 अरब लोग जो है, 1.1 अरब लोग यानी कि 18.3% जनसंख्या जो है गंभीर बहुआयामी गरीबी यानी कि एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन 5 देशों में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, सबसे पहले स्थान पर देख सकते हैं नाम किसका है, उसके बाद आता है पाकिस्तान। इंडिया में लगभग 234 मिलियन, उसके बाद पाकिस्तान में 93 मिलियन। तीसरे स्थान पर आएगा इथियोपिया है, इथियोपिया जहां पर 86 मिलियन लोग। उसके बाद आता है बारी नाइजीरिया का, नाइजीरिया में 74 मिलियन लोग गरीबी रेखा में है। उसके बाद कांगो रिपब्लिक आता है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 66 मिलियन गरीबी लोग। और कुल जो है टोटल मान लिया जाए 1.1 अरब लोग जो है लगभग 962 मिलियन यानी कि 83.7% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कितने? 83.7% लोग जो होते हैं रूरल एरियाज में रहते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? गरीबी में रहने वाले, तो भारत 234 मिलियन के साथ टॉप पर है। अगला प्रश्न है, बिहार में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान सुनिश्चित करना। एमआरएफ भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, डायना पुंडेलो ने जीता। और चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुआ था। कहां पर? चेन्नई में हुआ था आयोजित। चेन्नई का जो है मद्रास इंटरनेशनल सर्किट, इसी में आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आखिरी प्रश्न है, गिद्धों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, निमेसुलाइड। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MHFW द्वारा ये किया गया है। गिद्धों के लिए विषाक्त जो टॉक्सिसिटी के कारण जो नाइमेसुलाइड है पशु चिकित्सा उपयोग वेटनरी यूज, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो IVRI है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा शोध से पुष्टि हुआ कि जो नाइमेसुलाइड गिद्ध के घातक मुर्दा जो खाता है इसका फैटल किडनी फेलियर हो जाता है, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। और एक डाइक्लोफेनेक है, ये दवाई है डाइक्लोफिनेक, ये दवाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भी कई दवाइयां हैं जैसे कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है एक डी, लिख लीजिए यहां पर ड्रग्स DTAV, इसने क्या किया है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसने सेविंग एशिया ज्वेलर्स फॉर्म जो एक्टिशन है यानी कि सेव है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसकी जैसे संरक्षण संस्थाओं का समर्थन दिया इसने। डाइक्लोफेनेक जैसे दवाइयां और एसिक्लोनोफेनेक हो गया और कीटोप्रोफेन हो गया, ऐसी दवाइयों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था। सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। आप लोग कमेंट कीजिए आपके प्रश्न 65 से 70 के बीच सही हुए ना? अगर सही हो रहे तो सही दिशा में हो, नहीं हो रहा है तो आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़े अच्छे से मेहनत कीजिए, यहां तक आप लोग पहुंच जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।